कि 4 साल विवाह के बाद बच्चे के योजना तक, 9 महीने गर्भकाल के, फिर जन्मदिन के जिस दिन जन्म हुआ, और 3 साल 3 महीने। अब मुझे किसी डॉक्टर की, किसी भी सुई की, किसी भी दवा की, किसी भी चीरफाड़ की कोई जरूरत नहीं पड़ी मेरे जीवन में। और यह तब संभव हो पाया है जब मैंने खेती बदली, जब मैंने रसोई बदली, जब मैंने अपना खान पान और पूरा वातावरण बदला, जब मैंने वैदिक सिस्टम को पूरी तरह अपने जीवन में ढाल लिया। क्योंकि आप अगर एक चीज को बदलोगे तो कभी परिणाम नहीं आएंगे। वो बात याद आ गई, नरेंद्र भाई का फोन आया, लगभग 3 महीने पहले हम दिल्ली में मिले। 1 महीने बाद फोन आया कि सुनील भाई, देवेंद्र भाई से जाना चाहते हो, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अकेली गाय बचने से देश बचेगा? नरेंद्र भाई बोले नहीं जी। अच्छा, मैं खेती पे काम कर रहा हूं, क्या खेती बचने से अकेला देश बचेगा? बोले नहीं जी। अच्छा, बहुत से लोग आयुर्वेद को बचाने पे लगे हैं, तो क्या अकेले आयुर्वेद को बचाने से देश बचेगा? भाई देवेंद्र जी शिक्षा पे काम कर रहे हैं, अकेली शिक्षा बचाने से देश बचेगा? कानून की बात कर रहे हैं, कानून को कितना भी आप मजबूत कर लो, जब तक व्यवस्था को उखाड़ नहीं देंगे तब तक देश बचेगा? तो जब मेरी चर्चा नरेंद्र जी से हुई तो हमारी चर्चा यही थी कि अब केवल एक विषय को उठाने की बात नहीं है बड़े भाई, अब हर एक विषय के विशेषज्ञों को एक जगह बैठ के अपने अपने समाधान देने पड़ेंगे, अपने अपने समाधान दे के उनको एक साथ एक टेबल पे रखना पड़ेगा, और ऐसे काम करना पड़ेगा जैसे सरकारें काम करती हैं। अलग अलग मंत्रालय बांटे हुए हैं, कोई कोयला मंत्रालय है वो लूट रहा है, कोई मंत्रालय वो अपना लूट रहा है, कोई किसी के पास ये रोड मंत्रालय है, सड़कों का मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है, वो उसमें लूट रहा है। अगर हमें इस सारे तरीके की लूट को खत्म करना है तो इनके अपने जनता की तरफ से भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने के विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके टेबल पे रखने पड़ेंगे। और मैं खुले दिल से देवेंद्र भाई को बोलता हूं कि भाई मेरा विषय खेती का है, जितना मैं समझ पाया हूं, जितना समझ पाया उतना ही बता पाऊंगा, जितना रेंज से बाहर है उसको तो कैसे समझेंगे, कोशिश करेंगे। जितना मैं समझ पाया हूं खेती के पूरे विषय में बिना किसी स्वार्थ के मैं आपके साथ हूं। और ये जो विषय है सबके अलग अलग, उन पे हमें एक साथ बैठ के यहां रखना पड़ेगा कि किसके पास क्या है वो अपना दे दो, सामने बताओ और हम चल पड़ेंगे। और आज लगभग 12 साल हो गए मुझे इस विषय पे, वैदिक कृषि पे काम करते हुए। तो एक चीज पूरी तरह सिद्ध हो गई, पिछले 3 महीने से तो हमारी ये जो पूरी टीम है ये हरियाणा से बाहर घूम ही रही है। एक स्लोगन, एक लाइन बन गई खेती के लिए, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर। अब जो किसानों की समस्याएं थी कि भाई अगर खेती में पैदावार नहीं आई तो मारे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, बिकेगा कहां? तो 2 रास्ते हैं भाई। अगर आपकी पैदावार पूरी आ जाती है और आपका खर्चा भी घट जाता है तो आप मार्केट में बेचो, वैसे ही फायदा है, क्योंकि केमिकल वाला भी तो बेच रहे थे। तो खर्च घटा, पैदावार बढ़ गई, यानी पूरी आ गई, मार्केट में बेचोगे, घाटा तो फिर भी नहीं है। और अगर बात यह है कि आप पूरी तरह एक योजनाबद्ध तरीके से, एक समूह के तौर पे, एक संगठन के तौर पे अगर आप चलते हो, तो ये सारा का सारा जो संगठन मेरे सामने बैठा है 500-700 लोगों का, ये एक दूसरे का सामान लेगा और देगा, हो गया मार्केट तैयार। बाजार बोलते किसको है? भी मैं पैदा करने वाला हूं, मेरे सामने खाने वाले, हो गया बाजार तैयार। एक विचार होना चाहिए बस। और अगर थोड़ा पीछे चले जाओ समाज में, लगभग 15 साल पहले, और मैं ये जो फर्जी बीमारी की बात जो चली थी, जिस दिन ये शुरू हुआ था उस दिन मैं मध्य प्रदेश के इंदौर से आगे एक जिला है सेंधवा, वहां आदिवासी एरिया में था, वनवासी एरिया में। वहां पे मुझे इतना अच्छा लगा, ना वहां टीवी है,
ना वहाँ लाइट है, पूरा समाज वैसे जी रहा है जैसे हम हरियाणा में 30 साल पहले जीते थे। इतना मज़ेदार जीवन, पूरा गांव जिसको काम है वो काम कर रहा है, जिसके पास काम नहीं है वो आराम से पीपल के पेड़ के नीचे आराम से बैठा मस्ती मार रहा है। और उस समय हर एक वर्ग पे काम था, लुहार का, सुनार का, कुम्हार का, जिसके पास जो था वो काम था। तो वो प्रोड्यूसर भी वहीं और कंज्यूमर भी वहीं। तो जब दोनों चीजें एक साथ हैं तो परेशानी कहां है? तो क्या एक अपनी व्यवस्था नहीं खड़ी करी जा सकती? खड़ी करी जा सकती है। इस विचार पे बल देके, मेहनत करके फिर एक नाम निकल के आया, जनता ही सरकार है। और जनता सरकार है तो जनता ही सरकार है। अब हम इकट्ठे हैं सारे और जनता सरकार मोर्चा बन गया। फिर यहां से एक बात हमें सोच के जानी है, समझ के जानी है कि अब हमें अपना विकल्प अपने अंदर बीच में ही तलाशना है। और इस तलाश के बीच में खेती का जो विषय है, आप बहुत से साथी खेती करते होंगे, उसमें यह है कि आप जब ये पूछो कि भाई पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर के कैसे होगा, तो 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर डिटेल में ये आपके जो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, जितने भी टाइप के भाई साहब दिमाग बताते हैं, सब जगह ये छाप सकते हैं कि पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर आ जाएगी भाई। और ये पक्का है। तो मोटी मोटी बातें अगर मैं लेके चलूं, मैं बहुत से जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं उनसे मिला। जब बहुत से एग्रीकल्चर वालों को मिला तो एक ही बात समझ आई कि उनको केवल एक बात समझाई गई है, ये रोग ये दवा, यानी केमिकल, ये रोग ये दवा, ये रोग ये दवा, बाकी उन्होंने कुछ समझा ही नहीं है। और बाय चांस जब मैं वैदिक वांग्मय से कुछ निकाल रहा था तो एक बात मैंने, एक मंत्र मैंने पढ़ा, वो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधे कस्य सिद्धनम। वेद ये कहता है कि हे मानव, ये पूरी की पूरी सृष्टि जो चल रही है इसका निर्माता परमात्मा है, और जो यहां पे पैदा हुआ है उसका बराबर का अधिकार है। इस पे ये मत सोचना कि केवल और केवल मनुष्य का अधिकार है। तो जब बराबर का अधिकार सबका है, चींटी का, बिच्छू का, किसी भी मधुमक्खी का, शेर का, चीते का, बड़े हाथी का, मनुष्य का, और ऐसे भी जीव जो मिट्टी के अंदर नंगी आंख से दिखते नहीं है, उनका भी बराबर का अधिकार है। तो इसीलिए तू केवल अपने हिस्से का ले, बाकी छोड़ दे और आराम से जीवन जी, यानी त्याग पूर्वक भोग कर। अगर भोग थोड़ा सा भी ज्यादा करेगा तो रोगी होकर मर जाएगा, सीधा सा है। जब इस बात को मैं खेती में समझा तो एक और बात निकल के आई। वो बात ये निकल के आई, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। भाई जो इस यहां है ना, इस पिंड में है, शरीर में, वो सारा का सारा ब्रह्मांड में है। इस चीज को जब मैं मैच करता गया, खेती के साथ जोड़ता गया, तो हर जगह ये बात हमेशा सिद्ध होती गई। आप कहीं पे भी जोड़ो। तो जब ये बात सिद्ध हुई तो खेती में समस्याएं कैसे आई? ये दोनों जो मंत्र हैं, ये वेदों के मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं का जो अर्थ है वो खेती में कैसे सिद्ध होता है? तो जब मैं इसको समझ रहा था तो एक बात इतनी गूढ़ता से समझ आई, इतना माइक्रो लेवल पे समझ आई कि हैरानी की बात है। वो बात मैंने दोहराई अपने बुद्धि में कि ऐसा जीव जो नंगी आंख से नहीं दिखता है, उसका भी उतना ही मूल्य है जितना आदमी का है। अगर वो सूक्ष्म जीव नहीं है तो आदमी का अस्तित्व ही नहीं है, आदमी खत्म हो जाएगा। जितने बड़े बड़े शेर, हाथी, चीते, ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये कैसे है? तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो एक बात देखना, जब हम बीज बोते हैं, बीज बोएंगे तो वहां पे एक वातावरण बनेगा मिट्टी में, और वातावरण बनेगा तो वहां से पोषण मिलना शुरू होगा, मिट्टी से पोषण मिलेगा।
लेकिन ऐसी बहुत सी मिट्टियां हैं जहां पे आप बीज बो दो उगता नहीं है। तो अंतर क्या है? एक मिट्टी में बीज बहुत आसानी से उगेगा, दूसरी मिट्टी में बीज बहुत मुश्किल से उगता है। क्या समस्या है? एक मिट्टी में वो सूक्ष्म जीवों को हमने मार दिया और एक मिट्टी में वो सूक्ष्म जीव है, इसलिए वो दोनों में अंतर है। तो अंतर क्या है? जब हम बीज बोते हैं और जो बीज को पोषण मिलता है, वो जो पोषण है मिट्टी में, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, कार्बन, आयरन, जितना भी है, वो सारा का सारा अघुलनशील है, अनडिजोल्व्ड मैटर पड़ा है मिट्टी में, वो घुला हुआ नहीं है। और वो पौधे को तभी मिलेगा जब वो घुल जाए। और बिना सूक्ष्म जीवों के, यानी ऐसे जीवों के जो नंगी आंख से दिख नहीं रहे, अगर वो नहीं है तो वो पौधे को घुलनशील अवस्था में मिलेगा नहीं। तो घोलने का केवल एक ही माध्यम है, वो माध्यम है वो जीव जो दिखते भी नहीं है। तो मान के चलो आपकी मिट्टी में वो सूक्ष्म जीव नहीं है और आपने बीज बो दिया, गेहूं बोया, चावल बोया, गन्ना लगाया, जो भी लगाया, तो क्या आपके पास कुछ आएगा? मिट्टी में से कुछ ले पाओगे? एक बार जोर से बता दो। इसका मतलब यह है कि मिट्टी में हमने कुछ बोया और सूक्ष्म जीव नहीं है तो उसमें से कुछ उगेगा नहीं। उगेगा नहीं तो अनाज, दलहन, जितने भी हैं, 6 रस, वो पैदा नहीं होंगे। पैदा नहीं होंगे तो भूखा मरना पड़ेगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ही बात समझ आई, सूक्ष्म जीव नहीं है तो मैं भूखा मरूंगा। यही तो हुआ परिणाम। तो वो जो मंत्र है, मैं उसको अपने जीवन में 85 जगह अगर लागू करता हूं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, उसको जितनी बार लागू करता हूं, हमेशा यही पाता हूं कि ऐसे जीव जो हमें दिखते भी नहीं है, उन्हीं के कारण से हम जिंदा हैं। और जब ऐसी व्यवस्था है, इतनी शानदार, इतनी अमूल्य व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को जो तोड़ने वाले लोग हैं, तो क्या उनके विरुद्ध हमें नहीं खड़ा होना चाहिए? और अगर इतने ऊंचे दर्जे का वांग्मय मेरे पास होते हुए, इतने ऊंचे दर्जे का मोटिवेशन मेरे पास होते हुए, अगर मैं नहीं खड़ा होता हूं लड़े इस अधर्म के विरुद्ध, तो मैं जिंदा ही मरा हुआ हूं। इसका सीधा सा मतलब ये है। और कहते हैं प्राण निकल जाना मृत्यु नहीं होती, गलत का विरोध न करना उससे बड़ी मृत्यु है। तो आपके बीज से चर्चा शुरू होती है और बहुत दूर तक ये सिस्टम जाता है। तो मैंने बीज बो लिया। अब इस बीज को भी मैं वहीं लेके जाता हूं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब आप देखिए, एक भयानक शराबी आदमी है या बहुत ज्यादा नशेड़ी है, तो उसका बच्चा जब पैदा होगा तो बीमार पैदा होगा। यानी जैसा माँ बाप का गुण होगा, यानी जैसा माँ बाप का बीज होगा, वैसा ही तो बच्चा बनेगा। वही स्थिति है कि जैसा बीज मिट्टी में डालेंगे, चाहे चावल का है, चाहे गेहूं का है, चाहे दालों का है, चाहे फलों का है, अगर वो बीज बीमार होगा तो फसल भी बीमार होगी। अगर वो बीज स्वस्थ होगा तो फसल भी स्वस्थ होगी। तो जैसे एक ऊंचे दर्जे की संतान पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य को साथ में लेते हुए, आयुर्वेद को साथ में लेते हुए एक तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है और उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसी तरीके से वो जो मिट्टी है उसकी भी हमें तैयारी करनी पड़ती है। अगर उस मिट्टी में तैयारी नहीं होगी, उस बीज का जो संरक्षण है, उस बीज का शोधन है, अगर वो नहीं होगा तो आपको उस मिट्टी से मिलने वाला कुछ भी नहीं है। और अगर मिला तो वो बीमार होगा। अब जैसे